नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओजस्वी सैनी और मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को लेकर आया हूं, जिनका नाम है प्रोफेसर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी भी आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट बीरबल साहनी भी आप कह सकते हैं। उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इंडिया में पैलियोबोटनी एक सब्जेक्ट होता है, उसकी शुरुआत अगर कहें किसी ने की है तो वो डॉक्टर बीरबल साहनी जी ने ही की है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि डॉक्टर बीरबल साहनी के बारे में इस बार वीवीएम के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उनकी क्या पर्सनालिटी थी, क्या जो है लाइफ लाइफ में क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके थे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, वो सब आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बीरबल साहनी जी के बारे में दी जाए। तो सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, बीरबल साहनी जी के घर में, जैसा मैंने अभी पढ़ा, ये जो मटेरियल मेरे पास था, तो मैं भी पहले नहीं जानता था इन पर्सनालिटी को, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत ध्यान से जो है पूरा का पूरा ये पढ़ा। तो आपको मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में अच्छे मेथड से आपको बताएं। तो बीरबल साहनी जी की फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो ओवरऑल मुझे जो अभी परसेप्ट में कर पाए, बहुत अच्छा बैकग्राउंड उनका फैमिली का था। उनके दादाजी का नाम लाला करमचंद साहनी था। पेशे से वो कोई जो है पढ़ाई लिखाई के पेशे में वो नहीं थे, पेशे से वो बैंकिंग प्रोफेशन में थे। और लेकिन उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो वो सिर्फ उनकी एक हॉबी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो केमिस्ट्री में कोई काम करते थे। इस बैंकिंग प्रोफेशन की वजह से ही अंत में लाला करमचंद जी जो साहनी जी थे, उनको थोड़ी डिफिकल्टीज आने लगी, पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत। वो पुराना समय था, बैंकिंग प्रोफेशन में इतना पैसा उस समय पर नहीं रहा होगा, अभी भी नहीं है, अभी भी इतना जो है बैंकिंग प्रोफेशन में जो है फाइनेंशियली उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो पहले लाला करमचंद जी बहुत जो है अमीर हुआ करते थे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लाइफस्टाइल, एक बड़ा घर, सब कुछ उनके पास। एक जगह जो अभी पाकिस्तान में है, डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे तंग हाली में, पैसे की कमी में उनको वो सारा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ा और इसी दुख में लाला जी की मृत्यु हो गई। जिस समय लाला जी की मृत्यु हुई तो उनके एक पुत्र थे, रुचिराम साहनी। तो रुचिराम साहनी जी उस समय पर काफ़ी यंग थे, 21 या 22 साल के वो उस समय पर रहे होंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, रुचिराम साहनी जी बीरबल साहनी जी के पिताजी थे। मतलब हम शुरुआत में जो लाला करमचंद जी की बात कर रहे थे वो बीरबल साहनी जी के दादाजी थे। ठीक है। तो रुचिराम जी के कंधे पे अब सारी जिम्मेदारी आ गई। करमचंद जी चल बसे हैं। रुचिराम जी ने सोचा कि अब जो है माली हालत है, बहुत पैसा है नहीं, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये डेरा इस्माइल खान, ये जो जगह है, इसको छोड़ना चाहिए, अब किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मौके, ज़्यादा अवसर जो है जीवन को बिताने के लिए हो। तो रुचिराम जी डेरा इस्माइल खान छोड़ करके वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक जगह झांग, तो ये झांग जगह भी अभी पाकिस्तान में ही है, वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन ये रुचिराम जी जो थे वो काफ़ी जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, अच्छा जो है इनको पढ़ने का शौक था। और इन्होंने झांग में आने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और इनका सब्जेक्ट जो था वो केमिस्ट्री था। मतलब अच्छे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो ये थे। तो झांग में आने के बाद इनको वहाँ से ऑफर मिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में टीचिंग करने के लिए। मतलब वो वहाँ पर प्रोफेसर हो गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और यहाँ से इनका एक स्टेबल लाइफस्टाइल चलना शुरू हुआ। इन्होंने ईश्वरी देवी जी से शादी की। मतलब बीरबल साहनी जी की माता का नाम ईश्वरी देवी था। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट बातें जितनी भी हैं ना। तो पिताजी का नाम था रुचिराम साहनी और माताजी का नाम था ईश्वरी देवी। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब रुचिराम साहनी क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे तो इनके घर में एक जो है अच्छा पढ़ाई का माहौल था। इनके 7 बच्चे थे, यानी बीरबल साहनी जी जो कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे। इनमें 2 बहनें और 5 भाई थे। बहनें लक्ष्वंती और लीला बहनों का नाम था, और इनके सबसे बड़े भाई जो थे वो विक्रमजीत जी थे, और उनसे छोटे बीरबल साहनी थे, और बीरबल साहनी से भी 8 साल छोटे मुल्क राज साहनी थे।
तो ये इनकी फैमिली के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको बताया है। अब रुचिराम साहनी जी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली रुचिराम साहनी जी की जो पढ़ाई शुरू हुई वो बेसिकली इन्होंने भी केमिस्ट्री में ही एजुकेशन की थी, मैंने आपको बताया, और साथ साथ ये रेडियो एक्टिविटी में भी इंटरेस्टेड थे। ध्यान रखना, रुचिराम साहनी जी बीरबल साहनी जी के पिता की बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पुराना समय था, उस समय पर रेडियो एक्टिविटी में भी रिसर्च करना, और इवन ये जो काफ़ी जो एस्टीम्ड साइंटिस्ट उस समय के थे, रदरफोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। ये उस समय के नोबेल लॉरेट थे, नोबेल प्राइज इनको मिला था। इसके अलावा नील बोर से भी इनकी मुलाकात हुई, ये भी नोबेल लॉरेट उस समय के रहे हैं, डेनमार्क के नील बोर थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इनके घर की हालत जो है अच्छी हालत ये है, क्योंकि ये फॉरेन में जाके और उस समय के जो एस्टीम्ड साइंटिस्ट हैं उनसे वो मिले भी हैं जाकर के। ये अपने साहनी जी के पिताजी यानी रुचिराम साहनी जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंत में ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर 1918 में लाहौर से रिटायर हुए, और इनके घर में बहुत धार्मिक माहौल था, क्योंकि उस समय पे इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। तो उस एक बात समझिए आप, उस समय पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, अलग नहीं था, ठीक है। तो अभी जो मैं बार बार पाकिस्तान कह रहा हूँ तो आपको एक अलग फीलिंग आ रही होगी कि ये पाकिस्तान में रहते थे, नहीं, ये इंडिया का ही पार्ट उस समय पर था। तो बीरबल साहनी जी के घर पे बहुत अच्छा जो है माहौल था, धार्मिक माहौल था, प्लस ये जो है जो एक फ्रीडम स्पिरिट इनके अंदर बचपन से ही भरी गई थी इनके पिताजी के द्वारा, और ये अच्छे नेशनलिस्ट आदमी थे, देशभक्त आदमी थे। चलिए अब बीरबल साहनी जी के बारे में बात करते हैं। बीरबल साहनी जी की जो अर्ली एजुकेशन हुई वो मिशन स्कूल और सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही जो है ग्रेजुएट इन्होंने कर लिया। तो अब रुचिराम जी का सपना था कि बच्चे सारे के सारे बच्चे जो हैं अच्छा करें आगे स्टडीज़ में। साथ साथ रुचिराम साहनी जी जो थे वो नेचर लवर भी थे, नेचर में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते थे बेसिकली, तो ऐसे ही संस्कार उनके बच्चों को भी मिले। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने देखा वो बीरबल साहनी जी का इंटरेस्ट काफ़ी था इस चीज़ में। बीरबल साहनी जब छोटे थे तो वो पेड़ों की पत्तियां, जो शेल्स होते हैं ना, शेल मतलब शंख आप कह सकते हैं, जैसा शंख होता है ना ऐसे ही शेल्स होते हैं, जो रॉक्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उनको कलेक्ट करने की आदत उनके अंदर बचपन से ही थी। तो इन सब चीज़ों को उनके पिताजी भी देखते थे, रुचिराम साहनी जी भी देखते थे। तो उन्होंने जो है अपने बेटे को एनकरेज किया, और उनको जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता था उसके लिए एनकरेज किया। तो जब वो बहेरा में थे, इनका पोस्टिंग एक बहेरा में भी था रुचिराम साहनी जी का, तो उस समय पर बीरबल साहनी को वो अपने साथ साल्ट रेंज में ले जाया करते थे। वो नमक नमक जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, ए पर्टिकुलरली एक जियोलॉजिकल टर्म है साल्ट रेंज, ठीक है। तो वहाँ पर लेके जाया करते थे, वो वहाँ पे घूमते थे, मज़े से देखते थे, पत्थरों को उठा के इकट्ठा करते थे, है ना, और बाकी सारी जितनी भी ये जियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं यानी स्टोन्स और फॉसिल्स वगैरह, इनको इकट्ठा करते थे। साथ ही साथ रुचिराम साहनी जी की वजह से बीरबल साहनी जी में बहुत सारी मोरल क्वालिटीज़ भी पैदा हुई, जैसे ट्रुथफुलनेस, है ना, परसिवियरेंस, एम्पैथी, पैट्रियटिज्म, ये सारी चीज़ें उनके अंदर बचपन से विकसित हुई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बीरबल साहनी जी की जो बीएससी डिग्री हुई वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हुई, ठीक है। और इनकी बीएससी डिग्री बॉटनी में थी, और बॉटनी के समय पे यानी बीएससी के समय पे इनको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले, जिनमें एक का नाम था शिवराम कश्यप। और ये शिवराम कश्यप जी जो थे ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बीरबल साहनी जी के लिए बने। शिवराम कश्यप जी के साथ बीरबल साहनी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पे जो है फील्ड विजिट के लिए जाया करते थे, जैसे चंबा, लेह, बलतार, उरी, पुंछ, देखिए सारे जो रीजन है माउंटेन रीजन है, और इवन गुलमर्ग इन हिमाचल एंड जेके। तो काफ़ी जगह पर मतलब इनको घूमने फिरने का तो शौक बचपन से ही था, पिताजी से ही इनको ये चीज़ मिली थी। और बाद में इनको प्रोफेसर भी ऐसे मिले जिनसे इनको एनकरेजमेंट मिला अपने फील्ड में। तो बहुत सारी ऐसी जगह भी जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जैसे जोजिला पास, ये जोजिला पास भी चाइना बॉर्डर के पास ही है, तो वहाँ भी ये अपने प्रोफेसर के साथ गए।
तो इनको बड़ा मज़ा आता था घूमने में, नेचर को देखने में, नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। और बीरबल साहनी जी की बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी, क्योंकि ये सिर्फ जो है रिसर्च में या स्टडीज़ में ये अच्छे नहीं थे, ये एक अच्छे स्टूडेंट तो थे ही, इसके साथ साथ ये एक अच्छे प्लेयर भी थे। कॉलेज लेवल पे ये हॉकी खेलते थे और टेनिस खेलते थे। इसके बाद जब ये बाद में कैम्ब्रिज गए तो वहाँ पर भी टेनिस में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इनको म्यूज़िक बहुत पसंद था, सितार और वायलिन के बहुत अच्छे प्लेयर थे। और ड्राइंग में भी ये बहुत अच्छे थे। ड्राइंग के लिए तो ये बाद तक भी जो है अपने रिसर्च करियर में भी जाने गए। ये फॉसिल्स का, ट्रीज का बहुत अच्छा डायग्राम बच्चों को जो है बना करके दिखाते थे। देखो उस समय पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अभी तो हम आपको सारी चीज़ें स्लाइड्स पे दिखा देते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे दिखा देते हैं। उस समय पे जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हुआ करती थी कि कितना अच्छा आप ड्रॉ कर पा रहे हैं बोर्ड पे। तो ओवरऑल साहनी जी एक बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी थे, और कहें कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी थी उस समय पर। चलिए अब इनकी हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बीरबल साहनी जी के पिताजी रुचिराम साहनी जी, मैंने बताया कि एक पढ़े लिखे आदमी थे। जैसे ही इनके बच्चे बड़े हुए तो 7 बच्चे इनके थे, 2 लड़कियां थी, 5 लड़के थे। तो लड़कियों ने तो लाहौर से ही ग्रेजुएशन किया, लेकिन पांचों लड़कों को इन्होंने पढ़ने के लिए यूके भेज दिया, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़े भैया थे इनके, विक्रमजीत जी, उनको मैनचेस्टर इंग्लैंड में भेजा गया। और जो बीरबल साहनी जी थे उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन बीरबल साहनी जी के लिए इतना आसान नहीं रहा दूसरी कंट्री में रहना। तो फिर ये एक दिन ऐसे बिना बताए अपने भाई से मिलने चले गए। वो भी इंग्लैंड में ही थे, ये भी इंग्लैंड में ही थे, सॉरी वो भी यूके में थे, ये भी यूके में थे। तो जगह अलग अलग हो सकती है। तो इन्होंने भाई को जाके बोला कि भैया मेरा तो मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, और मैं तो घर जाना चाहता हूँ वापस। तो इनके बड़े भैया ने समझाया कि नहीं, आप बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ यूके में एडमिशन मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स को, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री जो है पूरी करने के बाद फिर इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। और जिनके अंडर इन्होंने पीएचडी की वो बहुत उस समय के काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट थे। उनका नाम था अल्बर्ट चार्ल्स सीवर्ड। तो ये एक बेसिकली एक पैलियोबोटनी इनका सब्जेक्ट था, और उसी में ही ये काम करते थे। और अपने उस समय के दौरान इन्होंने, देखो इनके पिताजी कह रहे थे कि बेटा आप सिविल सर्विसेज में चले जाओ, लेकिन इनका जो है फर्म डिटर्मिनेशन था कि मेरे को रिसर्च में जाना है। तो पैलियोबोटनी में इन्होंने रिसर्च की। और मैंने बताया इनके प्रोफेसर का नाम, जिनके अंडर इनकी पीएचडी थी, डॉक्टरेट थी, अल्बर्ट चार्ल्स सीवार्ड। देखो ऐसे इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप दे रहे हैं, वीवीएम का एग्जाम, इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन प्रोफेसर के साथ काम करते करते इन्होंने 1915 में 2 पेपर वहाँ पर अपने डॉक्टरेट में यानी पीएचडी में पब्लिश किए। और पेपर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये 1919 में वापस इंडिया आ गए, और इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन में आने का फैसला किया कि मैं भाई अब जो है बच्चों को जो ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, एमएससी बीएससी के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया करूंगा। देखो इनका सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी। अब ये क्या होता है इस चैप्टर में, यानी 4th चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर का नाम है फोसिल्स एंड पैलियोबोटनी। क्लियर। तो आपको समझना चाहिए, देखो पैलियोबोटनी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पैलियो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। और बोटनी, बोटनी का मतलब होता है प्लांट्स, यानी स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स। क्लियर। तो बेसिकली पैलियोबोटनी में हम करते क्या है, जो पुराने प्लांट्स होते हैं, पुराने मतलब जो अभी मतलब लिविंग नहीं है, पुराने, कभी 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल पहले कभी अर्थ पे हुआ करते थे, तो उनके जो रिमेनिंग जो पार्ट्स बच जाते हैं इन एनी फॉर्म। देखो क्या होता है, धीरे धीरे जो प्लांट्स कोई डाई हुआ, फिर वो लेयर बाय लेयर मिट्टी के नीचे दबता हुआ चला जाता है। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है और एक फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली उन फॉसिल्स की स्टडी को ही पैलियोबोटनी कहते हैं। क्लियर। तो इनकी स्टडी जो हुई वो पैलियोबोटनी में हुई। देखो वो उस समय पर, ये आप समझ रहे हैं अभी है ना, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस समय पर। तो इंडिया में तो पैलियोबोटनी उतना नोन सब्जेक्ट नहीं था, कोई ज़्यादा जानता नहीं था। तो ये बाहर से पढ़ के आए थे, एक अच्छे प्रोफेसर के अंडर पढ़ के आए थे। तो इंडिया में आके इन्होंने अब काम करना शुरू किया, ठीक है। तो पैलियोबोटनी होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड प्लांट्स जो होते हैं, जो अभी
फॉसिल्स के फॉर्म में है, यानी मिट्टी में दब गए हैं, नीचे पत्थरों में दब गए हैं, यानी उनका रॉक फॉर्मेशन हो चुका है, उनकी स्टडी को पैलियोबोटनी कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, देखिए पैलियोबोटनी से हम ये पता लगाते हैं कि किस टाइम पीरियड में, किस ड्यूरेशन में कैसे पौधे किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ करते थे। तो इससे फायदा क्या है, देखो पौधों का अपना एक हिसाब किताब होता है। अगर आप जो है राजस्थान में जाएंगे, वहां आपको कटीले पौधे मिलेंगे, कटीली झाड़ियां मिलेंगी। आप ऊपर हिली एरिया में जाएंगे, हिमालयन रीजन में जाएंगे, वहां आपको जो है इस शेप के जो है, बेसिकली मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ उसका, मतलब वहाँ का जो पौधों का एक स्टाइल है वो एक अलग होता है। प्लेन एरिया में एक अलग तरीके के पौधे होते हैं। तो बेसिकली पैलियोबोटनी में हम 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले कैसे पौधे किस जगह पर हुआ करते थे उनके बारे में पता लगाते हैं। तो फिर इससे हमें उस टाइम के क्लाइमेट का भी पता लगता है कि भाई अगर इस रीजन में ऐसा पेड़ उग रहा था उस समय पर, तो इस रीजन में ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट क्लाइमेट चाहिए होता है हर टाइप के प्लांट को, हर टाइप के वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए। तो पैलियोबोटनी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लियर? तो पैलियोबोटनी इनका सब्जेक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। देखो फॉसिल्स, डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल्स हो सकते हैं, ठीक है। और फॉसिल मैंने बताया आपको कैसे बनते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी, लिविंग प्लांट जब डाई हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो लेयर बाय लेयर जमीन के अंदर चला जाता है, और वहां पर हाई प्रेशर की वजह से वो या तो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है, तो या कुछ भी हो सकता है। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आपके फॉसिल्स होते हैं। कुछ फॉसिल्स यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, जैसे डिस्टोर्शन फॉसिल, या फिर कंप्रेशन फॉसिल, ठीक है, या फिर इम्प्रेशन फॉसिल, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। डिस्टोर्शन फॉसिल, फॉसिल क्या होता है, देखो मान के चलो कोई पेड़ है, पूरा का पूरा गिरा, जमीन के अंदर दब गया जा करके, ठीक है। अब हाई प्रेशर की वजह से वो ऐसे पिचक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब बेसिकली फिर वो मिट्टी नहीं रह जाती है, वो रॉक बन जाता है हाई प्रेशर की वजह से। अब लेटर ऑन अगर उस रॉक को हम निकालेंगे और उस रॉक को अगर ऐसे बीच में से तोड़ के देखेंगे, तो हमें जो वो लाखों साल पहले वहां पे वो जो पेड़ इस रॉक के बीच में जो है दब गया था, उस रॉक के कुछ जो है रिमेनिंग पार्ट्स हमको मिलेंगे यहाँ पर, है ना। कुछ मतलब बहुत ही खस्ता हालत में कुछ सेल्स मिल सकती हैं, या कुछ बार्क का कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो इस तरीके के फॉसिल को कहते हैं कंप्रेशन फॉसिल। क्लियर? और सॉरी, डिस्टोर्शन फॉसिल। कंप्रेशन फॉसिल क्या होता है, देखो सेम प्रोसेस है। अगर वो पूरा का पूरा कोई मान के चलो कोई लीफ है, पत्ती है कोई पेड़ की, वो ऐसे रॉक के बीच में जो है फंस गई, मतलब वो दब गई, तो लेटर ऑन जब हम उस रॉक को ऐसे हटाएंगे, मतलब 2 लेयर उसकी बनाएंगे, तो जो इंप्रेशन होगा उस लीफ का वो उस पर छप के आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये इंप्रेशन हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इसी बेस पे आपके इंप्रेशन फॉसिल्स भी होते हैं, ठीक है। अब और भी फॉसिल्स हैं, जैसे कास्ट फॉसिल। इसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कास्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के अलावा थोड़ा इंग्लिश के शब्द ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हो बच्चों की, नहीं समझ पाओगे, है ना। समझ जाओगे। कास्टिंग मतलब होता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर मिट्टी में दब गया, तो चारों तरफ मिट्टी आ गई। अब मार्कर तो, क्योंकि ये तो जो है आपका बायोलॉजिकल मटेरियल है, ये तो गल जाएगा। अब वो मिट्टी जो होगी ना, एक कास्ट बना देगी इस पेन का, मतलब लेटर ऑन जब कोई इसको खोल के देखेगा, तो पेन का शेप मिट्टी के अंदर जो है खाली खोखला शेप आपको मिलेगा। तो उस तरीके के भी आपके जो है फॉसिल्स होते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, ऐसे ही पेट्रीफाइड फॉसिल भी होते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल एक अलग टर्म है, वो आप ज्यादा नहीं जाने तो ठीक रहेगा, क्योंकि उतना सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका स्टडी का फायदा क्या होता है, देखो मैं अब थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। इस स्टडी का बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि इस पैलियोबोटनी का फायदा क्या होता है। देखो जैक फ्रूट यानी कटहल लगभग 6.5 करोड़ ईयर्स अगो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ करता था। यानी ये कैसे पता लगा हमें, पैलियोबोटनी से पता लगा। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे फॉसिल्स हमें मिले, और उन फॉसिल्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा ये तो 6.5 करोड़ साल पुराने फॉसिल है ना। और वो जो फॉसिल था किसका था, जैक फ्रूट का था। देखो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है पता लगाने के लिए कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज का ये रिमेनिंग है। तो अब देखो, अब मध्य प्रदेश में जैक फ्रूट होता कि नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले वहां पर जैक फ्रूट हुआ करता था।
इसी तरीके से एक फ्रूट होता है जिसको कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, ब्रैकेट में शरीफा भी लिखा हुआ है, कुछ हिंदी नाम होता होगा इसका शरीफा। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो शरीफा है, ये फल जो है कस्टर्ड एप्पल, ये पुर्तगाल से इंडिया में आया। लेकिन बाद में पैलियोबोटनी से पता लगा कि भाई ये पुर्तगाल से नहीं आया, ये तो इसके जो सीड्स हैं और इसका जो कोट है वो पंजाब में, मिर्जापुर में, सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में काफी जगह मिला है। और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि वो लगभग 3000 साल पुराने हैं। तो देखो एक मिथ था ये कि ये पुर्तगाल से आया है ना। कभी कभी कुछ चीजें गलत हिस्ट्री में जो है ना प्रोपेगेट हो जाती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हमें साइंस चाहिए होती है ना, एविडेंस के साथ चीजें चाहिए होती हैं। तो हमें पैलियोबोटनी से पता लगा कि ये जो फ्रूट है, जो भी इसका नाम था एप्पल करके जो था, ये पुर्तगाल से नहीं आया था, ये इंडियन ओरिजिन में ही था। 3000 साल पहले भी ये इंडिया में हुआ करता था। इसी तरीके से यूकेलिप्टिस आपने नाम सुना होगा, एक पेड़ होता है, बड़ा ऊंचा पेड़ होता है यूकेलिप्टिस। उसको भी माना जाता था कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया, मतलब ड्यूरिंग सम टाइम वो किसी ना किसी थ्रू ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया। लेकिन बाद में पैलियो जो है बोटनी से पता लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, ये भी 6.5 करोड़ साल पहले जो है इंडियन फॉसिल में ये मिला है। अब 6.5 करोड़ साल पहले इंडिया में ये था, तो फिर फ्यूचर में तो हो ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, देखो आपको ये सरप्राइज कर सकता है। जिसको हम अभी राजस्थान जो हमारा एरिया है वहां पर आप देखेंगे तो सैंड ड्यून्स हैं बड़े बड़े, मतलब रेत के पहाड़ हैं बड़े बड़े। तो उस समय, पुराने समय पर यहाँ रेत नहीं हुआ करता था। ये भी पैलियोबोटनी से पता लगा कि 25 लाख साल पहले राजस्थान एक एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, इवन जो है 5-10 हजार साल पहले तक भी यहाँ पर ग्रासलैंड्स हुआ करते थे। देखो टाइम के साथ चीजें कैसे बदल जाती हैं, वो कैसे पता लगता है हमें, साइंस के थ्रू पता लगता है। तो पैलियोबोटनी की स्टडी से हमें ये सारी चीजें पता लग रही है। तो अब समझ रहे हो उस समय पर पैलियोबोटनी इंडिया में कोई ज्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन बीरबल साहनी जी के आने के बाद इन्होंने जब इंडिया में आके अपना जो है प्रोफेशन कहिए या जो है अपना करियर शुरू किया, तो इन्होंने इसको बहुत वेल एस्टीम्ड एक जो है ब्रांच बना दिया साइंस का। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, जैसे माना जाता था कि अंगूर की खेती इंडिया में ये जो मुगल एम्परर जो थे, यानी मुगल पीरियड जो था, उन्होंने आकर के शुरू किया। लेकिन पैलियोबोटनी से पता लगा कि इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, वहां पर भी अंगूर की खेती की जाती थी। इसके अलावा चमेली, ठीक है, मेहंदी जो आप लोग लगाते हैं मेहंदी हाथों पे, पारिजात, लेमन यानी कि नींबू, ये सारी चीजें हमें हड़प्पा संस्कृति में मिली है। तो ये कैसे पता लगा, ये पैलियोबोटनी से ही पता लगा है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन तो और भी काफी सारी है, मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपको पैलियोबोटनी सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। बेसिकली क्या करना होता है, अलग अलग साइट्स पे जाना होता है, वहाँ पे फॉसिल्स इकट्ठे करने होते हैं, फिर उन फॉसिल्स की कटिंग करनी होती है। कटिंग करके उनको देखो, कट करना आसान नहीं होता, वो मतलब रॉक से भी हार्ड हो जाते हैं, मतलब हाई प्रेशर की वजह से। तो उनको कट करके उनकी स्लाइस बनानी पड़ती है, फिर उनको जो है माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। स्ट्रक्चर से फिर पता लगाते हैं कि किस तरीके का ये पौधा होगा। ठीक है, तो ये सारी स्टडी आपकी पैलियोबोटनी में आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, मजा आने वाला है आपको, ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मेरे को भी लगे। चलो अब इनका टीचिंग एक्सेलेंस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत अच्छे टीचर थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 1919 में इंडिया वापस आए। उस समय पर मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। और उनकी ये मंशा थी, उनकी ये इच्छा थी कि बीरबल साहनी जी बीएचयू में पढ़ाएं आकर के। तो बीरबल साहनी जी ने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इनकी जो पहली पोस्टिंग इंडिया में आने के बाद हुई वो बीएचयू में ही हुई। ठीक है, लेकिन बीएचयू में इनको ज़्यादा जो है पसंद नहीं आया। उसके कई सारे कारण थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पैशन है, मेरा जो पैलियोबोटनी को लेके जो मेरा इंटरेस्ट है, वो लूज होता जा रहा है बीएचयू में आके। मैं फील्ड विजिट पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर बीएचयू में कंटिन्यू करना उचित नहीं समझा। इसी दौरान 1920 में बीरबल साहनी जी की शादी भी हो गई। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था, वो उनके पिताजी के ही एक जो है दोस्त थे, सुंदर दास जी, उनकी बेटी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बीरबल साहनी जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ज्वाइन कर लिया।
और फिर वहाँ भी वो ज़्यादा समय तक नहीं रुके, 1921 में वो लखनऊ आ गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो यहीं पे उनका जो है आगे का समय सारा यहीं पे ही बीता, यानी उनकी कर्म स्थली जो आप कह सकते हैं फुल ऑन, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी रही। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और वो वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे बॉटनी सब्जेक्ट के। बॉटनी आप समझते हैं ना? जूलॉजी होता है जो आपके लिविंग बॉडीज होती है, लिविंग मतलब लिविंग नहीं कहना चाहिए, जो आपके जीव जंतु, ठीक है, उनकी स्टडी को। बॉटनी होता है पेड़ पौधों की जो स्टडी होती है, उसको बॉटनी कहते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आने के बाद साहनी जी ने, बीरबल साहनी जी ने बॉटनी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी के वो बने। देखो ये छोटी शख्सियत नहीं थे, ये समझिए आप, ये पीएचडी में ही अपनी काबिलियत सिद्ध करके आ गए थे। 2 पेपर इनके जो पब्लिश हुए थे वो बहुत फेमस हुए, ठीक है। तो इनको पूरा जो है रेस्पेक्ट दिया जाता था इंडिया में और इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए। इन्होंने बीएससी ऑनर्स का कोर्स शुरू किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मास्टर्स के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे जो हैं अच्छे चेंजेस वहाँ पर लाए। और बाद में फिर बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इनके जो चेंजेस थे उनको अडॉप्ट किया, और ये काफ़ी पॉपुलर टीचर थे। इनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था। ये मैंने बताया, ये डायग्राम बहुत अच्छा बनाते थे। ये बेसिकली बुक्स के अलावा भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कराते थे स्टूडेंट्स को ना, मतलब नेचर से कनेक्ट करके ये चीज़ों को पढ़ाते थे। और ये जो सब्जेक्ट था इनका, ये तो था ही नेचर से जुड़ा हुआ ही था डायरेक्टली। तो इन्होंने 16 स्टूडेंट्स को गाइड किया, डॉक्टरल डिग्री जो है दी इन्होंने, यानी पीएचडी कराई 16 स्टूडेंट्स को। और सारे के सारे स्टूडेंट्स टिल डेट भी जो है अच्छा कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल जो है टॉप पे जो रहते हैं, इस तरीके से पैलियोबोटनी में वो सारे स्टूडेंट्स इनके अभी भी हैं। कुछ हैं और कुछ हो सकता है ना भी हो, वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। और इनका एक और मेथड था, ये कभी स्टूडेंट्स को ना मतलब डांटते नहीं थे ज़्यादा, या आप कहें कि बेइज्जती नहीं करते थे उनकी, प्यार से समझाते थे। इवन जैसे कोई बच्चा कभी गलत डायग्राम बना रहा है तो उसको ये कहते थे कि देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसको ऐसे बनाता। तो इनका मानना था कि रियलिटी में ग्रेट वही आदमी होता है जो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखे या दूसरों को प्यार से ट्रीट करे, ये इनका मानना था, ठीक है। तो बीरबल साहनी जी ने एमएससी में, एमएससी आप समझते होंगे मास्टर डिग्री होती है, इसमें पैलियोबोटनी का एक स्पेशल सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और बाद में मतलब ये पैलियोबोटनी के लिए बहुत अच्छा जो है स्टेप रहा इंडिया में पैलियोबोटनी की ग्रोथ के लिए। और बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इनके इस स्टेप को फॉलो किया, मतलब उन्होंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में एमएससी में पैलियोबोटनी का एक सब्जेक्ट डाला, ठीक है। और सबसे बड़ा रिकॉग्निशन इनको तब मिला जब इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीएससी की जो है डिग्री मिली। ये एक कुछ डिग्री इस तरीके की उस समय पर हुआ करती होगी डीएससी, तो ये डिग्री इनको उस समय पर मिली। तो फिर इनके लिए जो बड़ा रिकॉग्निशन इंडिया में वो था, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब इंडिया में ये बात ना सबको पता लग रही थी कि पैलियोबोटनी जो है वो जियोलॉजी से एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। और लेकिन देखो दोनों कनेक्टेड भी है। जियोलॉजी होता है फॉसिल्स की स्टडी, रॉक्स की स्टडी, फॉसिल नहीं बेसिकली रॉक आप कह सकते हैं, मिट्टी की स्टडी, ठीक है, पानी की स्टडी, यानी जमीन पे जितनी भी चीजें होती हैं, डेड थिंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग, कभी लिविंग थी भी नहीं, ऐसी चीजों की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी का मानना था कि जियोलॉजी जो है वो बेसिकली पैलियोबोटनी और जियोलॉजी वो पैरेलल सब्जेक्ट्स हैं, साथ साथ चलने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 1943 में अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एस्टेब्लिश किया। ये आपको ध्यान रखना है, 1943 में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी उन्होंने एस्टेब्लिश किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और उसके हेड भी जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी ही बने, और वो अपने अंत समय तक, मतलब जब तक वो जीवित थे तो वो उसके हेड वो रहे, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि मैं 2 पार्ट में आपको वीडियो दूंगा। तो अभी तक आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ हुई हैं, बच्चे क्योंकि छोटे हैं हमारे, अभी 9th के भी हैं 10th के भी हैं, तो हो सकता है उनको समझने में थोड़ा मुश्किल लगे ये चीज़।
अगर कुछ बेटा ध्यान से पढ़ो, और आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने हालांकि पूरी कोशिश की है चीज़ों को अच्छे से समझाने की। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कुछ इसमें करेक्शन भी होंगे, वो करेक्शन करके ये वीडियो आप तक पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।